हाँ भाई, आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन 10 आपके पास में है कि एक कण क्षैतिज दिशा में एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग की चौथी घात के समानुपाती है। कण पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है। जब वेग v1 से v2 कम होता है एवं कण d दूरी t1 समय में तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि v1 स्क्वायर v2 प्लस v1 v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v1 v2 प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2d अपॉन 3 t1 होगा। तो देखते हैं हम इसको हमें सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले आपको दिया है कि एक कण क्षैतिज दिशा में एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका प्रतिरोध वेग की चौथी घात के समानुपाती है। कौन से माध्यम में फेंके? क्षैतिज दिशा में फेंके। ठीक है, यहां से सपोज इस बिंदु और से फेंका गया इसको क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में इसको फेंका गया। तो अब आपको सबसे पहले तो गति का समीकरण आप लोग लिख लीजिएगा। तो गति का समीकरण, सपोज m द्रव्यमान का कण है तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिएगा जो प्रतिरोधी बल है वेग की चौथी घात के समानुपाती है। तो जो प्रतिरोधी बल है ये हो जाएगा m k v की पावर 4, और चूंकि कण के जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो कण इस दिशा में गति कर रहा था तो जो प्रतिरोधी बल है इसके विपरीत कार्य करेगा, यानी x के घटने की दिशा में। तो आ जाएगा माइनस m k v की पावर 4। हल करिएगा तो इक्वेशन आपके पास में जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k v की पावर 4। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिया गया है कि जो कण है वो ये d दूरी t1 समय में तय करता है। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे, इस वेग का संबंध दूरी से निकालेंगे। तो वेग का संबंध दूरी से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको v dv अपॉन dx लिख लेंगे। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस के v की पावर 4। अब चरों को पृथक कर लीजिए। तो चरों को पृथक करेंगे, एक बार तो ये v से v हो जाएगा कैंसिल, और चरों को पृथक जब हम लोग कर लेंगे तो ये अपने पास में जाएगा माइनस dv अपॉन v क्यूब इक्वल टू, इधर से बचेगा k dx, ये आपके पास में आ जाएगा भाई k dx। ठीक है, और अब इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों पक्षों का। तो इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस dv अपॉन v क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dx। इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो 1/v क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है ये आ जाता है माइनस 1/2 v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू k dx का जो इंटीग्रेशन है x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट हमने जोड़ दिया है c1। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ दिया गया है कि जब वेग v1 से v2 कम होता है, यानी कि मान लो सपोज यहाँ दो बिंदु है, एक बिंदु ये P ले लेते हैं और एक बिंदु ये Q ले लेते हैं। तो बिंदु P पर जो कण का वेग है v1, और अब यहाँ से फेंक तो दिया कण को आपने, लेकिन अब वो जैसे जैसे गति कर रहा है तो प्रतिरोधी बल की वजह से वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। तो बिंदु P पर जो वेग है ये तो v1 है, और कम होकर के बिंदु Q पर जो वेग बन जाएगा ये बन जाएगा v2। ठीक है, और दूसरा आपको दिया हुआ कि कण d दूरी t1 समय में तय करता है। ठीक है, तो देखो मान लिया कि जो बिंदु P पर जो दूरी है O से ये x1 है, और बिंदु Q की जो O से दूरी है ये x2 है। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन यहाँ यूज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा जब v इक्वल टू v1 तो x इक्वल टू x1, और जब v इक्वल टू v2, जब v इक्वल टू v2 तो x इक्वल टू क्या ले लिया भाई हमने, x2 ले लिया है। ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशन को इस इक्वेशन में यूज करिएगा। इसलिए
मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ, है ना। वैल्यू समीकरण एक में जैसे पुट करेंगे तो 1/2 v1 स्क्वायर इक्वल टू के x1 प्लस c1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दूसरी कंडीशन को जब इसमें यूज करेंगे तब देखिएगा 1/2 v2 स्क्वायर इक्वल टू के x2, तो के x2 और प्लस c2, ये आपके पास में जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अब समीकरण 3 में से 2 हम लोग घटा देंगे तो 3 माइनस 2 से 3 में से 2 को जैसे घटाओगे 1/2 कॉमन आ जाएगा आपके पास में, तो ये 1/2 कॉमन हो गया। तो इसके बाद बचेगा 1/v2 स्क्वायर माइनस 1/v1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर से आप देखोगे के दोनों में से आ जाएगा कॉमन, और के को कॉमन लिया तो फिर बचेगा x2 माइनस x1। और एक मिनट, ये तो आपके पास में c1 ही रहेगा ना, तो c1 से c1 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया भाई। जब इसको थोड़ा हल करें तो 1/2 इनका दोनों का जो एलसीएम है ये हो जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, तब ये आपके पास में बनेगा ऊपर यहाँ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू के x2 माइनस x1। ठीक है ना, और फिर ये जो x2 माइनस x1 है इसका वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो 1/2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इक्वल टू के। अब देखिएगा एक इस 1/2 को भी अगर अपन यहाँ से हटा दें तो ये इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 2k, और x2 माइनस x1 इसको देखते हैं अपन। x2 माइनस x1 करेंगे तो ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी प्योर क्यू के, जो कि आपको दिया हुआ कि कितनी दूरी तय कर रहा है, d दूरी। इसका मतलब ये जो x2 माइनस x1 है ये किसके बराबर होगी, d के। तो x2 माइनस x1 को आप लोग लिख देंगे d। ये अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो संबंध आपने बना लिया वेग और दूरी में। अब एक संबंध अपन बनाएंगे वेग और समय में। यहाँ समय दिया हुआ आपको टेबल समय में तय करता है ये दूरी, तो समय के साथ में संबंध बनाते देखिए। इसके लिए जो गति का समीकरण है ये आपके पास में देखो इस प्रकार से था, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के v की पावर 4। अब चूंकि वेग और समय में संबंध देखना चाह रहे हैं इसलिए जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे dv अपॉन dt। तो इसको dv अपॉन dt लिखिए, dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस के v की पावर 4। चरों को पृथक करिएगा, चरों को जब हम लोग पृथक करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस dv अपॉन v की पावर 4 इक्वल टू के dt। और अब इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों पक्षों को। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस dv अपॉन v की पावर 4 इक्वल टू के dt। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन 1 अपॉन v की पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/3 v क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 v क्यूब इक्वल टू के कांस्टेंट है, dt का जो इंटीग्रेशन है t हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया है c2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ, और अब जो कंडीशन हमें दी गई है इसका यूज हम लोग कर लेंगे। तो जब v इक्वल टू v1, तो मान लिया कि औसत बिंदु p पर पहुंच रहा है तो सम हो गया t डैश, और बिंदु q पर जब पहुंचता है तो सम हो गया सपोज t डबल डैश। तो जब वेग v इक्वल टू v1 तो t इक्वल टू हमने ले लिया है क्या, t डैश, और जब v इक्वल टू v2 है तो समय आपने ले लिया t इक्वल टू t डबल डैश। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3
v1 क्यूब इक्वल टू के टी डैश प्लस c2 इक्वेशन नंबर 6। दूसरी कंडीशन अगर पुट कर देंगे यहाँ तो 1/3 v2 क्यूब इक्वल टू के टी डबल डैश प्लस c2 इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब 7 में से 6 को अपन घटा लेंगे तो 7 माइनस 6 से, अब 7 में से 6 जैसे आप लोग घटाओगे 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन ले लीजिए तो अब आपके पास में आ जाएगा 1/v2 क्यूब, 1/v2 क्यूब माइनस 1/v1 क्यूब इक्वल टू के कॉमन है और फिर टी डबल डैश माइनस टी डैश और c2 से c2 हो जाएगा कैंसिल, दोनों का एलसीएम v1 क्यूब v2 क्यूब हो जाएगा तो बचेगा v1 क्यूब माइनस v2 क्यूब इक्वल टू के कॉमन है आपके पास में, और ये जो 1/3 था इसको अगर दाएं पक्ष में ले लें तो 3k हो जाएगा, और टी डबल डैश माइनस टी डैश को भी देखिए जरा, आपको दिया गया था कि जो डी दूरी है ये कितने समय में तय कर रहा है, t1 समय में, तो p से q तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई, देखो o से p तक की जो दूरी है t डैश समय में तय करता है, o से q तक की दूरी t डबल डैश समय में तय करता है, तो p से q तक की दूरी कितने समय में तय करेगा, t डबल डैश माइनस t डैश, जो कि आपको दिया हुआ है कितने समय में तय कर रहा है, t1 समय में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो t डबल डैश माइनस t डैश है ये किसके बराबर है, t1 के, तो इसको आपने t1 कर दिया, इक्वेशन नंबर 8। और अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन की सहायता से जो आपको सिद्ध करना उसको हम लोग प्रूव कर देंगे। तो अब ले लीजिए समीकरण 4/8 से, समीकरण 4/8 से, अब 4 और 8 से हम लोग देखते देखिए क्या बनेगा, आपको ये वाला सिद्ध करना है, तो समीकरण 4 में भाग दे दीजिए 8 का, तो 4 में 8 का भाग देंगे तो समीकरण 4 तो लिखता हूं एक बार, तो ये आपके पास हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इंटू, अब देखिए 8 का भाग दे रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो v1 क्यूब v2 क्यूब ऊपर की साइड आ जाएगा, v1 क्यूब v2 क्यूब, और बटा में आपके पास आ जाएगा v1 क्यूब माइनस v2 क्यूब, तो ये आपके पास में आ गया v1 क्यूब माइनस v2 क्यूब इक्वल टू, देखिए जैसे डिवाइड करोगे कैसे क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2d अपॉन 3t1, 2d अपॉन 3t1, हल करिएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, तो देखो ये तो बचा आपके पास में v1 v2, इसका गुणनखंड कर लीजिए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो यहाँ इसका जो गुणनखंड है ये होगा, एक बार तो हो जाएगा v1 प्लस v2 और a का गुणनखंड इसका हो जाएगा v1 माइनस v2 बटा, अब v1 क्यूब माइनस v2 क्यूब इसका भी गुणनखंड कर दीजिए, जैसे आप लोग a क्यूब माइनस b क्यूब का करते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले a माइनस b, तो a माइनस b का मतलब यहाँ आ जाएगा v1 माइनस v2, फिर आता है a स्क्वायर यानी कि v1 स्क्वायर प्लस ab यानी कि v1 v2 और प्लस b स्क्वायर यानी v2 स्क्वायर और इक्वल टू 2d अपॉन 3t1, हल करिए v1 माइनस v2 हो गया कैंसिल, अब ये जो v1 v2 है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए v1 प्लस v2 से, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो v1 से जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v1 स्क्वायर v2 और प्लस v2 से करेंगे तो आ जाएगा v1 v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v1 v2 और प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2d अपॉन 3t1, ये आपको
प्रूव करना था। ठीक है, इति सिद्धम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक छोटे m द्रव्यमान के पत्थर को आरंभिक वेग से v0 वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध v चाल पर m के v स्क्वायर है, जहां k धनात्मक अचर है, तो सिद्ध करो कि पत्थर आरंभिक बिंदु पर चाल v0 इंटू 1 प्लस के v0 स्क्वायर अपॉन g और उसकी पावर -1/2 से लौटाता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटे m द्रव्यमान के पत्थर को आरंभिक वेग v0 से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका प्रतिरोध m के v स्क्वायर है, यानी कि प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। इसकी गति की विवेचना आप लोग कर चुके हैं पहले से ही। तो देखो, अब इसमें होगा क्या, कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही कण पहुंचेगा उसके बाद में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ से कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा, और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा तो आपको बताना है कि इस प्रारंभिक बिंदु पर कण किस वेग से लौटेगा, और आपको बताना है कि इस बिंदु पर इस वेग से लौटेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले कण को आप जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कण की अधिकतम ऊंचाई। गति की विवेचना आप लोग कर चुके हैं, तो वहां से इसकी अधिकतम ऊंचाई लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पत्थर की अधिकतम ऊंचाई। पत्थर की अधिकतम ऊंचाई, तो लिखिए भाई, तो अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल H इक्वल टू इस प्रकार से होती है 1/2 के log 1 प्लस के अपॉन जी यू स्क्वायर। जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैपिटल U वेग से फेंका जाता है तब अधिकतम ऊंचाई आपके पास में ये होती है। अब यहाँ पत्थर को U वेग से नहीं, किस वेग से फेंका गया, ऊपर v0 वेग से फेंका गया है, इसलिए जो कैपिटल U है इसके स्थान पर आप लोग v0 कर दीजिएगा। तो 1/2 के log 1 प्लस के अपॉन जी v0 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसके बाद में कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा। अब जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा तब हमें इस बिंदु O पर कण का वेग बताना है कि इस बिंदु पर किस वेग से लौटेगा। तो देखिएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है एक ऐसे माध्यम में जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो उसमें गति की विवेचना देख लीजिए, और वहां से v और x में जो संबंध है ये हम लोग लिख लेंगे। तो अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, इसलिए v और x में जो संबंध है ये हम लोग लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू ये होता है 1/v स्क्वायर अपॉन 2g log कैपिटल V स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। ये संबंध होता है v और x में हमने जो ज्ञात किया था गति की विवेचना में। अब इसमें एक बार तो देखिएगा, कैपिटल V क्या होता है, यहाँ पर अंतिम वेग होता है, जो कि अपने को यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि अपने को आंसर चाहिए k के टर्म्स में। तो v स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आप लोग जानते हैं कि जो v स्क्वायर होता है ये g अपॉन k के बराबर होता है। तो v स्क्वायर का वैल्यू पुट करके इसका जो मान है k के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो x इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g, तो v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे g अपॉन k। ठीक है, या 1/k बन जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर अपॉन g का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के लॉग, यहाँ ये जो v स्क्वायर है इसको लिख दीजिए g अपॉन k,
और बटा वी स्क्वायर यानी कि जी अपॉन के माइनस वी स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू 1/2 के लॉग के एलसीएम आ जाएगा और के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जी अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर। ये संबंध होता है v और x में जब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। अब हम बात कर रहे हैं बिंदु O की, तो देखिए कण जब यहां से गिरेगा और बिंदु O पर पहुंच जाएगा तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, अधिकतम ऊंचाई के बराबर ही है ना, कैपिटल H। यानी कि बिंदु O पर जब कण पहुंचेगा तो x का जो मान है ये कैपिटल H हो जाएगा। तो बिंदु O पर x इक्वल टू कैपिटल H। वेग मान लेते सपोज v है, तो v का मान ज्ञात कर लेंगे फिर, तो x का वैल्यू कैपिटल H कर दीजिएगा इसमें, तो h इक्वल टू 1/2 के लॉग g अपॉन g माइनस के वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गए आपको h के, एक और दो, तो एक व दो से आप देख सकते हैं LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगी। RHS बराबर करिए तो पहले समीकरण से आ गया 1/2 के लॉग 1 प्लस के अपॉन जी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे से आपके पास में आ गया 1/2 के लॉग जी अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को हल करेंगे हम लोग। तो जैसे हल करेंगे तो देखिए 1/2 के हो जाएगा कैंसिल, इसके बाद आपके पास में बचेगा यहां लॉग 1 प्लस के अपॉन जी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू लॉग जी अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर। लॉग हटा दीजिए दोनों पक्षों पे, तो यहां बचेगा 1 प्लस के वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू, इधर से आपके पास में जाएगा जी अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर। हमें v ज्ञात करना है ये, तो एलसीएम g आ जाएगा इसका, तो g प्लस के वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा g अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर इंटू जी माइनस के वी स्क्वायर। अब v का मान आपको ज्ञात करना है, तो इस v के पद को एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको एक साइड कर लेंगे, तो इसको हटा लीजिए, इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर। अब जी का भी पक्षांतरण करेंगे अपन, तो के वी स्क्वायर इक्वल टू देखते हैं क्या बनेगा, जी माइनस इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर, देन के वी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए दोनों पक्षों, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो जी से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जी स्क्वायर और प्लस जी के वी नॉट स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर से जी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास में बचेगा के वी स्क्वायर इक्वल टू जी के वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर, और के से क्या हो गया कैंसिल, के से के जब कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी प्लस के वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास में वी स्क्वायर, लेकिन हमें ज्ञात करना है v,
तो v ज्ञात करना है तो v इक्वल टू वर्गमूल कर दीजिए, v नॉट स्क्वायर का जो वर्गमूल है ये v नॉट हो जाएगा, और फिर ये आपके पास में बचेगा 1 अपॉन g प्लस के v नॉट स्क्वायर, और वर्गमूल का मतलब इसके घात आप लोग कर देंगे 1/2। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। ये अपने पास में था, ठीक है, और ये जी भी था ना अपने पास में यहाँ, तो इसे जी को भी लिखते हैं अपने साथ में, ये जी भी है यहाँ, तो ये जो घात 1/2 होगी वो जी की भी आ जाएगी, तो इसकी पूरे की घात 1/2 आप लोग कर देंगे। तो v इक्वल टू v नॉट, अब देखो अगर इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर g प्लस के v नॉट अपॉन जी, और व्युत्क्रम कर दिया तो फिर घात लिख दोगे -1/2। देन v इक्वल टू v नॉट, जी को अलग अलग बटा में कर दीजिए तो आ जाएगा 1, और प्लस के v नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये आ गया आपके पास में कि कण प्रारंभिक बिंदु पर इस वेग से लौटेगा, ये आपको सिद्ध करना था। ये घात -1/2 भी है यहाँ, ठीक है, और इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है ये भी कंप्लीट होती है।